चलिए क्रिकेट क्यूएनए पर आप सभी का स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब टेस्ट सीरीज आने वाली है क्योंकि कल ही टी20 सीरीज समाप्त हुई है और भारत ने 2-1 से जीत प्राप्त की थी इस सीरीज में। तो अब जितने भी आपके सवाल है वो सभी सवाल मैं अब लूँगा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने सवाल जो है वो मुझे कमेंट करते जाइए। तो पहले हम बात करते हैं कि क्या टीम इंडिया इस सीरीज़ जो टी20 सीरीज जो जीती है, क्या इसका मोमेंटम टेस्ट सीरीज में इस्तेमाल कर सकती है कि नहीं। देखिए, कहना तो मुश्किल है क्योंकि एक टी20 फॉर्मेट को अगर आप देखें और एक टेस्ट फॉर्मेट को देखें, दोनों में एक थोड़ी सी भी सिमिलैरिटी नहीं है। एक फॉर्मेट जो बहुत छोटा है 3.5 घंटे का, और एक फॉर्मेट जहाँ पे 5 दिनों का खेल चलता है। लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि टीम इंडिया का जो कॉन्फिडेंस पहले 2 वनडे के बाद जो गिर गया था, उस कॉन्फिडेंस को यहाँ पे थोड़ा सा बूस्ट मिला है। और यहाँ पे आखिरी वनडे और पहले 2 टी20 जीतने के बाद टीम इंडिया ये ज़रूर उनके मन में होगा कि हाँ, हम कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में हरा सकते हैं अगर हमने अच्छा अपने एबिलिटी पे परफॉर्म किया कि नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल था कि भारतीय टीम के 2 ओपनर्स कौन होंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि देखिए, पहले ओपनर्स की बात की जाए तो इसमें आपके पास ऑप्शन क्या क्या है ये हमको देखना होगा। तो इसमें हमारे पास मयंक अग्रवाल, केएल राहुल और आपके शुभमन गिल है। रोहित शर्मा क्योंकि अवेलेबल नहीं है तो श्रेयस अय्यर को यहाँ पे पहले 2 टेस्ट मैच के लिए यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। तो अब बात करते हैं टेस्ट के 2 ओपनर्स अगर होंगे तो एक तो मयंक अग्रवाल 100% पक्का है कि वो खेलेंगे ही खेलेंगे। अब उसके बाद जो ऑप्शन बचते हैं उसमें आपके केएल राहुल हैं और फिर शुभमन गिल हैं। मेरे हिसाब से अगर मेरे से पूछेगा तो मैं शुभमन गिल को पहले ज़्यादा चांस दूंगा, क्योंकि शुभमन गिल को इसलिए भी चांस देना बनता है क्योंकि शुभमन गिल आप देखिए पिछले 3 टेस्ट सीरीज है वो भारत के साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं। और बल्कि हम केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल टी20 सीरीज और वनडे सीरीज मतलब कि आईपीएल, ये सबसे जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पे उन्होंने अपनी जगह जो है वो टेस्ट टीम में बनाई, क्योंकि आपको याद है कि वो पिछले साल वो ड्रॉप हो गए थे। तो इसमें मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मयंक अग्रवाल के साथ शुभमन गिल के साथ टीम जा सकती है। और अगर वो परफॉर्मेंस को ज़्यादा आंकते हैं कि परफॉर्मेंस को देखें या फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस को देखते हैं, क्योंकि आप ये ना भूलें कि पहला टेस्ट मैच हमारा पिंक बॉल टेस्ट मैच है, तो इसलिए उस हिसाब से केएल राहुल भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए। दूसरा सवाल था कि जैसे ईशांत शर्मा सीरीज़ से बाहर है, उनकी इंजरी इतनी सीरियस है कि वो इस सीरीज़ में अवेलेबल नहीं है। तो भारतीय टीम का तीसरा पेसर कौन होगा। तो पहले ये देखिए, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी तो खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन तीसरे पेसर की जो ऑप्शन है वो यहाँ पे किसके पास है। तो पहले यहाँ पे उमेश यादव है जो यहाँ पे मेरे हिसाब से लाइन में सबसे आगे खड़े हुए हैं। फिर उसके बाद आपके जो नवदीप सैनी है, हो सकता है कि शायद वो आपको डेब्यू करते दिख जाए। और फिर तीसरे जो पेसर हैं और कुल जो टीम के 5वें पेसर हैं वो है मोहम्मद सिराज। तो सिराज का तो खेलना यहाँ पे मुझे लगता है सैनी और उमेश यादव के मुकाबले कम लगता है, लेकिन यहाँ पे उमेश यादव और सैनी में से एक अच्छा तगड़ा फाइट होगा कि दोनों में से जिसने भी अच्छा प्रैक्टिस मैच में परफॉर्मेंस कर दिया उसको खेलने का मौका मिलेगा। अब उमेश यादव बतौर तीसरा ओपनर तो यहाँ पे डायरेक्ट भी सिलेक्ट हो सकते थे, लेकिन उनके साथ जो हमेशा से एक गलती रही है कि वो नेगेटिव लाइन बॉलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको अधिकतर जो विकेट्स हैं वो नेगेटिव लाइन पे ही मिलते हैं, मतलब कि लेग साइड वाली बॉल पे ही मिलती है। उनकी जो लाइन लेंथ है वो हमेशा दूसरी तीसरी गेंद पे बिगड़ती रहती है। लेकिन अगर हम सैनी की बात करें तो सैनी का कॉन्फिडेंस पूरे दौरे से पहले लग रहा था कि सैनी शायद आपको टेस्ट सीरीज़ में जो पहला टेस्ट मैच है वहाँ पे आपको स्टार्ट करते भी दिख सकते हैं, भले ईशांत शर्मा टीम में हो। लेकिन हालांकि अब तो ईशांत शर्मा टीम में नहीं है, लेकिन सैनी का भी जो कॉन्फिडेंस है पहले 2 वनडे मैचेस के बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने उनका कॉन्फिडेंस गिराया है उसको देखते हुए लगता है कि सैनी का कॉन्फिडेंस अभी उतना उठा नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिस मैच जो अभी हुआ था इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया ए के बीच, वहाँ पर भी सैनी की जो परफॉर्मेंस थी वो वहाँ पे अच्छी नहीं रही थी। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर उमेश यादव और सैनी में से कोई एक तीसरा पेसर आपको दिख सकता है तो यहाँ पे उमेश यादव का ज़्यादा खेलने का चांस बन सकता है, क्योंकि उमेश यादव ने पिंक बॉल टेस्ट मैच पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ भी खेला था। तीसरा सवाल जो है कि भारतीय टीम जो है वो किस स्पिनर के साथ ज़्यादा जाना पसंद करेगी। इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास, रविंद्र जडेजा और दूसरे ऑप्शन है रविचंद्रन अश्विन। हालांकि तीसरे ऑप्शन भी इस टीम में अवेलेबल है, कुलदीप यादव। लेकिन कुलदीप यादव के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आपको बैटिंग में बतौर बैट्समैन वो आपको ऑप्शन नहीं देते हैं। तो इसमें यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन और एक तरफ रविंद्र जडेजा, दोनों के बीच फाइट होगा कि क्योंकि एक ही स्पिनर आपका
आपका टीम के अंदर खेलेगा। और दूसरे पार्ट टाइम स्पिनर है हनुमा विहारी, जो 6 नंबर पे आपको बल्लेबाजी करते भी दिखेंगे। तो अब इसमें देखना होगा कि जडेजा का जो उनको अभी पहले T20 मुकाबले में जो उनका जो क्रैम्प हो गया था, उनका जो थाई खिंच गई थी, अब वो उस इंजरी वो अभी कहाँ पे रहती है। अगर वो इंजरी उनकी ठीक हो गई है, शायद आपको वो जो 11 तारीख से चालू होगा पिंक बॉल प्रैक्टिस टेस्ट मैच, तो वहाँ पर भी आपको खेलते दिख जाए। अगर वो सही से आप वो खेल रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो टीम इंडिया की जो मैनेजमेंट है टेस्ट क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन की जगह को अश्विन को नहीं खिलाएगी और उनकी जगह पे मेरे को लगता है जडेजा को खिलाएगी। लेकिन हाँ, अगर जडेजा की इंजरी अभी सीरियस है, वो शायद ज़्यादा फिट नहीं है, तो टीम इंडिया रिस्क नहीं लेगी और वो अश्विन के साथ जाएगी। और अश्विन के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि वो इंडिया में या फिर सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे तो विकेट लेते हैं, लेकिन फॉरेन में जब जाने की बात होती है या फिर सीना कंट्रीज़ की बात होती है तो अभी अश्विन का अभी उतना दमखम देखा नहीं है और साथ ही वो ज़्यादा इंजरी भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर जडेजा अवेलेबल होते हैं तो जडेजा ही खेलेंगे, और अगर अश्विन जडेजा अवेलेबल नहीं होते, शायद उनकी इंजरी सीरियस होगी, तो अश्विन आपको खेलते दिखेंगे। चौथा जो सवाल है टीम इंडिया की सिलेक्शन पे विकेट कीपर से रिलेटेड है कि शाह खेलेंगे कि पंत खेलेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि टीम इंडिया की जो मैनेजमेंट है वो शाह को बतौर विकेट कीपर इंडिया में खिलाती है और ऋषभ पंत को सेना कंट्रीज़ में खिलाया जाता है। तो इसमें अगर मेरे साथ राय पूछिएगा तो मैं जाऊँगा ऋषभ पंत के साथ, क्योंकि ऋषभ पंत का अब देखिए वनडे और T20 अभी छोड़ दीजिए, मैं वनडे की टेस्ट की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। तो इसमें अगर हम बताएं तो ऋषभ पंत की जो टेस्ट की परफॉर्मेंस है अभी उतनी ख़राब नहीं रही थी। पिछले साल टेस्ट की परफॉर्मेंस में उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया है, और ये ना भूलिए कि उनके पास जो हिटिंग एबिलिटी है, उस हिटिंग एबिलिटी के साथ उन्होंने इंग्लैंड के ओवल में और पिछले साल जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में 2 शतक भी मारा था और लंबा शतक मारा था। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स को जो काउंटर अटैक करके खेल सकता है तो वो एबिलिटी ऋषभ पंत के पास है, वो एबिलिटी शाह के पास नहीं है। बतौर विकेट कीपर शाह ज़रूर ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि ऋषभ पंत अभी यंग है, नौजवान है, लेकिन अगर हम बात करें कि बतौर बैट्समैन, क्योंकि आपको 7 नंबर पे एक अच्छा बल्लेबाज भी चाहिए बैटिंग करने के लिए, क्योंकि ये ना बोले कि ये ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हो रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में अगर आपके खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन अगर शुरुआती 2 से 3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो वहाँ पर आप चाहेंगे कि 7-8 वाले बैट्समैन भी अपनी उपयोगी पारी खेल सके। तो इसलिए मेरे हिसाब से ऋषभ पंत के साथ टीम इंडिया को जाना चाहिए। तो सिलेक्शन पे जितने भी मैंने सवाल थे वो सभी सवाल मैंने यहाँ पे इकट्ठा ले लिया है। और भी आपके सवाल हैं तो अब जल्द से जल्द क्रिकेट Q&A पे जल्द से जल्द अपने सवाल भेजिए, आपके सवाल मैं अगले वीडियो में लूँगा। तो क्रिकेट Q&A को जब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में भी ये वीडियो को शेयर करिए और साथ ही अपने दोस्तों से भी ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइए।